वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब लेके हाजिर होते हैं हमारे मेहमान, और आपको एक आसान सा काम करना होता है। जैसे कि आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे, आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को पोस्ट करिएगा, उसे हम इसी कार्यक्रम में लेके आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प भी कर सकते हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर अंशुल जैन। ही इज़ हेड ऑफ रिसर्च एट लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट्स। अंशुल, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। एक बार मार्केट्स को देख लेते हैं पहले अंशुल। निफ्टी सेंसेक्स बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार आज सुबह से देखने को मिल रहा है, और एक बार फिर 26,100 एक टफ हर्डल की तरह सामने आ रहा है। वैसे ही अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें तो वहाँ कोई खास प्रदर्शन नहीं है, लेकिन आज थोड़ा बहुत संभला हुआ है और हरे निशान में कामकाज कर रहा है मिड कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप में आज भी गिरावट है। इन इंडाइसेस को देखते हुए आपको क्या लगता है, यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी की दिशा क्या हो सकती है? देखिए, सुबह ठीक ठाक रैली आई थी, और जो कल का ब्रेकआउट था 59,170 के आसपास का, 59,500 उसका टारगेट बैंक निफ्टी पे टेस्ट हुआ, और वहीं से रिवर्सल स्ट्रक्चर बना। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 59,400 होल्ड होगा और 59,650, 59,700 और 59,850 तक जाएंगे। बट जिस आपका रिवर्सल बना है ये बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। 59,100 के नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो 58,600 के टारगेट वापस ओपन हो जाएंगे। कल हम बाउंस बैक किए थे 59,000 जो मंथली पीओसी था और लास्ट 2 वीक्स का पीओसी था, तो बाउंस बैक अच्छा था। बाउंस बैक में अच्छा प्ले भी मिला, लेकिन रिवर्सल भी हार्ड आ रहा है, तो 59,000 नहीं टूटना चाहिए। वो टूटा तो लंबी डाउन साइड खुल जाएगी। हालांकि 75 मिनट्स पे जो लास्ट 2 कैंडल है ये खराब है। बैंक निफ्टी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में थी और अभी रिलेटिव वीकनेस भी बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी हैविंग हाईएस्ट वेटेज इन निफ्टी, निफ्टी को वो नीचे खींच रही है, जबकि निफ्टी वो अभी उतनी वीकनेस नहीं है जितनी बैंक निफ्टी में है। तो अगर हल्का भी बैंक निफ्टी में बाउंस बैक आता है और निफ्टी 26,035 क्रॉस करती है तो आपको लॉन्ग ले लेना चाहिए निफ्टी पे। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ निफ्टी पे इस समय। लॉन्ग साइड अगर प्ले बना बाउंस बैक में तो निफ्टी पे बनेगा। शॉर्ट साइड 59,100 के नीचे अगर बना तो बैंक निफ्टी में बनेगा। मैं शॉर्ट में बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि ओवरऑल डेली और वीकली का बायस अभी ऊपर का ही है। चलिए सलाल जी, आपका सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है अवधेश जी। वो पूछते हैं एटीजीएल के बारे में। क्या एटीजीएल से मैं एग्जिट करके जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में स्विच कर सकता हूँ? सर मुझे प्लीज दिशा दीजिएगा। देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, पैसा दोनों में बनना है। नहीं बनेगा तो आपके पेशेंस की वजह से नहीं बनेगा। एटीजीएल भी अपने ऑलमोस्ट रेंज के बॉटम पे, यहाँ आपको दिख ही रहा है कि कोई भी वॉल्यूम नहीं है इस पूरे सेल ऑफ में। इस पूरे सेल ऑफ में यहाँ से आप देख लीजिए, कहीं भी आपको कोई बड़ी कैंडल नहीं मिलेगी। हमेशा ये बाइंग की बड़ी बड़ी कैंडल्स ही दिखेंगी। तो आप इसमें रहिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में रहिए, किसी में भी रहिए। दोनों स्टॉक में अगले 1.5 से 2 साल में बहुत लंबा पैसा बनने वाला है। तो अगर हिप हॉप करते रहेंगे इधर से उधर तो पैसा नहीं बनेगा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जो मल्टीपल टाइम डिस्कस होता है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की हमेशा आदत रही है। आप देखिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जब गिरता है नोज टाइप गिरता है, इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं आता है। लेकिन जब रिवर्सल आता है उतनी ही तेज यहाँ पे रिवर्सल भी आता है। तो अगर आप इस डाउन मूव को नहीं झेल पा रहे हैं तो ये वाली इस टाइप की जब अप मूव आएगी वो भी आपको नहीं मिलेगी। तो अल्टीमेटली इट इज योर पेशेंस जो आपको प्रॉफिट या लॉस देगा, नॉट दी चार्ट, नॉट दी स्क्रिप्ट। रखना है 1.5-2 साल तो दोनों में से कोई भी रख लीजिए। यहाँ से कम 70-80%, 100% का रिटर्न आप निकाल लेंगे। ओके, अगला सवाल जो है वो है जश इंजीनियरिंग को लेके। वो पूछते हैं कि उनके पास जश इंजीनियरिंग के शेयर है, इस पे आपका 3 साल के लिए क्या व्यू बनेगा? देखिए, 3 साल का तो इतना लंबा व्यू मैं लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि वैसे बनता भी नहीं है। वीकली चार्ट पे यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट बना था एक छोटे से कप हैंडल पैटर्न का। 2 दिन में यहाँ पे फेलियर हो गया था डेली चार्ट पे। उसके बाद से लॉन्ग लिक्विडेशन चल रही है। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट यहाँ अचीव हुआ था 493 पे। अब लॉन्ग लिक्विडेशन का अगला टारगेट जो खुला है वो 387 के आसपास का खुला हुआ है। मेरे को नहीं लग रहा कि 387 भी प्रोटेक्ट होगा। मंथली पे 50 मंथ मूविंग एवरेज 350 पे है, यहाँ तक की डाउन साइड खुली हुई है स्टॉक में। तो आई डोंट थिंक दिस इज अ स्टॉक जहाँ आपको लॉन्ग होना चाहिए। डेली पे 10, 20, 50 यहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर आ गया था। वीकली पे यहाँ पे जस्ट आया ही है। तो इसको पूरा फैन आउट होने में, प्ले आउट होने में कहीं भी 350 से 340 के बीच अगर आ जाता है स्टॉक तो कोई मेजर सरप्राइज नहीं होना चाहिए।
अगला सवाल जो है, नाम नहीं लिखा उन्होंने, बेलराइज पे है, उनके पास 162 पर कंसोलिडेट कर रहा हूँ, वॉल्यूम नहीं है, बाय कहाँ पे करूँ? आई डोंट नो व्हाट इज ही आस्किंग। भाई आपका 157 पे बना था जब ब्रेकआउट आया था, उसके बाद से कोई भी मूव प्ले आउट नहीं हुई है। ये 157 का ब्रेकआउट था, यहाँ पे आपका रीटेस्ट आया था इस जोन में, इसके बाद से टारगेट इसका अचीव हुआ है, अब पुल बैक में है। जब तक 157 प्रोटेक्टेड है आप लॉन्ग रह सकते हैं 199 के लिए। जिस दिन ये 156 तोड़ा, आपकी लॉन्ग लिक्विडेशन में रेंज की बॉटम 135 खुल जाएगी। तो लास्ट लाइन इन द सैंड 156.3 समथिंग है, 155 राउंड फिगर आप पकड़ लीजिए। 155 टूटा तो 135 खुल जाएगा। ओके अगला सवाल जो है वो अनुज सिंह का है, वो पूछते हैं बीईएल के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 173 के रेट पर 500 शेयर है, खरीदे हुए हैं, इसमें लगभग 135% का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए अंशुल जी? देखिए बीएल आपको याद होगा लास्ट टाइम भी हमने आखिरी जो ब्रेकआउट प्ले किया था वो इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट प्ले किया था। इसके बाद हमने कोई भी ब्रेकआउट नहीं प्ले किया इसमें, क्योंकि प्रॉब्लम अगेन वही थी। ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट था, यहाँ टारगेट हुआ। इस कप एंड हैंडल पैटर्न में जो मैं रेगुलर बोलते आ रहा हूँ कि कहीं भी कोई इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन कैंडल्स नहीं है वॉल्यूम पे, ये ब्रेकआउट में नहीं प्ले कर रहा हूँ। अब इसका ब्रेकडाउन आ रहा है 400 के नीचे, जैसे ये सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, लॉन्ग लिक्विडेशन में स्विंग लो 360 का पहला टारगेट खुलेगा। सो दिस इज नॉट अ स्टॉक जहां आपको किसी भी कीमत पे लॉन्ग रहना चाहिए। तो प्रॉफिट वसूल लेना चाहिए, राइट? बिल्कुल तुरंत निकल जाना चाहिए। वैसे भी इसमें नहीं बना है, लेकिन बाकी पीएसयूज में बाइंग क्लाइमैक्स है, तो गेहूं के साथ घुन भी पिसी जाती है। अगला सवाल जो है वो संदीप जी का है, वो पूछते हैं एनसीसी के बारे में। एनसीसी उनके पास शेयर्स है 200 एट द रेट ऑफ 250, होल्ड करूं या एग्जिट करूं, आपका व्यू क्या है? लीजिए, आपका बार बार सवाल आता है बाइंग क्लाइमैक्स क्या होता है। ये होता है बाइंग क्लाइमैक्स। यहाँ पे ये फील्ड ब्रेकआउट है, इसी कैंडल पे कंफर्म हो गया था कि लिक्विडेशन आएगा जिसका ये लो होगा। यहाँ पे लोअर हाई बना और जैसे ये स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन आया 280 रुपए पे, बाइंग क्लाइमैक्स कंफर्म हो गया। पहला टारगेट ऑलमोस्ट अचीव्ड है 165, दूसरा टारगेट समवेयर अराउंड 120 के आसपास खुलता है। 10 बिलो 20, 20 बिलो 50 यहीं पे हो गया था वीकली चार्ट पे 280 के आसपास जब ब्रेकडाउन आ रहा था। इसके बाद से तो कोई रीजन, कोई लॉजिक नहीं बचता कि क्यों आपको स्टॉक पे लॉन्ग होना चाहिए। एक साल से बता रहा हूँ 10, 20, 50 मूविंग एवरेज लगा लीजिए, HLC 3 करके EMA 10 बिलो 20, 20 बिलो 50 सेल सेटअप है, 10 अबो 20। यहाँ पे जब तक 10, 20, 50 एक दूसरे के ऊपर थे खूब पैसा बन रहा था। तो अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10, 20, 50 एक दूसरे के नीचे है तो पैसा बनेगा? अगर बुलिश ट्रेंड में पैसा बनता है तो बेरिश ट्रेंड में पैसा टूटेगा ना। क्यों नहीं निकल रहे हैं आप लोग? ओके मनीष शाह का सवाल है, पूछते हैं टाटा टेली सर्विसेज के बारे में। उनके पास टाटा टेली सर्विसेज के शेयर्स है जो उन्होंने 100 के भाव पे खरीदे हैं। कैन आई बुक लॉस या फिर एनी बाउंस बैक की आपको यहाँ पे गुंजाइश लगती है? क्या मैं यहाँ से निकल जाऊँ और JSW इंफ्रा में शिफ्ट करूँ? आई हैव 15% M&M फाइनेंस, 1% PPL फार्मा, 3% PC ज्वेलर्स, एनी रिवर्सल टुडे, शुड आई शिफ्ट? इनके पास पोर्टफोलियो में जी आज तीसरी बार मैं इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ सुबह से तीसरे शो में कि बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है, 22 रुपए का टारगेट दिख रहा है, निकल जाना चाहिए। JSW इंफ्रा या ATGL में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 1.5-2 साल में आपकी कैपिटल रिकवर हो जाएगी। बार बार सवाल पूछने से आपका कोई रिकवरी या रिवर्सल नहीं होने वाला है। इससे निकल के उसमें जाके 2 साल बैठेंगे तो ही होगा। ठीक है, यानी कि आप सुबह से इस सवाल का जवाब 3 बार दे चुके हैं, करेक्ट? बिल्कुल, 3 अलग अलग शो में 3 अलग अलग जगह। और एक यहाँ पे मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूँ जो आपके बार बार सवाल आते हैं। फ्लैग पैटर्न क्या होता है? बॉटम लेफ्ट पे अगर आपको वीकली चार्ट दिख रहा है TTML का, तो ये होता है पोल, ये बना था पोल, ये बना था फ्लैग, और फ्लैग का ब्रेकआउट 37 रुपए पे बना था। जो मैं बार बार बोलता हूँ कि फ्लैग पैटर्न में टारगेट लगाने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस
के सहारे आपको ट्रेल करना चाहिए। अगर आप पैटर्न का टारगेट पकड़ेंगे तो 12 रुपए का लो था, 38 रुपए का हाई था, तो आपके ब्रेकआउट पे 38 माइनस 12 प्लस 38 64 रुपए का टारगेट आता। और ये स्टॉक कहाँ तक गया? ये स्टॉक गया 290 रुपए तक। तो जिसने भी 64, 65, 68, 100, 150 जो भी टारगेट लगाया, आप फुल पोटेंशियल मूव नहीं ले पाए। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से चलते तो समवेयर अराउंड 220 रुपए में जाके आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता, जब 290 के हाई से पलटा था। तो ये पहले फ्लैग पैटर्न देख लीजिए, ये होता है फ्लैग पैटर्न पूरा, और ये होता है उसका पोटेंशियल अपसाइड। मगर ये पोटेंशियल अपसाइड में आप मैक्सिमम पैसा तब कमाएंगे जब आप मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स, मल्टीपल फ्लैग पैटर्न्स प्ले करेंगे। टीटीएमएल से मोहब्बत करेंगे तो ऐसे ही 50% कैपिटल से हाथ धो बैठेंगे। फ्लैग पैटर्न से मोहब्बत करेंगे तो इस तरीके की बड़ी मूव्स आप प्ले कर पाएंगे। अगला सवाल जो है, अगेन नाम नहीं लिखा, मुंजाल ऑटो पे है। मुंजाल ऑटो है उनके पास 250 एट 91 रुपीज़। पूछते हैं आपसे क्या करना चाहिए। देखिए, मुंजाल ऑटो में क्लियर यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर था, इसके बाद आपको लॉन्ग नहीं रहना चाहिए था। क्लियर इस कैंडल पे लॉन्ग ट्रैप बन चुका था। अब जिनको लगता है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाऊंगा, ये आपके लॉन्ग टर्म का रिटर्न है। ऊपर से लगभग 30% की डाउन मूव, यहाँ पर पैटर्न का ब्रेकआउट आया था, तो ये आपको पूरा टारगेट मिला। तो फिर शेयर से मोहब्बत करने की जगह पैटर्न से मोहब्बत कीजिए। 10, 20, 50 एक दूसरे के नीचे है डेली पे, वीकली पे जस्ट क्रॉसओवर आ रहा है, और अभी लॉन्ग लिक्विडेशन चल रहा है। कहीं भी 69 तक आ जाए तो कोई मेजर सरप्राइज नहीं होगा। लास्ट वीक में हैमर बना था, जिसको फॉलो थ्रू मूव नहीं मिल रहा है। तो जो जो अति उत्साही लोग हैमर देख के ले चुके हैं, उसके ब्रेकआउट का वेट नहीं किए हैं, उनकी भी लिक्विडेशन लास्ट वीक के लो के नीचे आना स्टार्ट होगी, 80 रुपए के नीचे। तो टारगेट खुलते हैं 69 के। ओके, स्वाति जैन का सवाल है, वो पूछती है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस के बारे में। उनके पास 300 शेयर है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस के, जो उन्होंने 152 रुपये 152 के भाव पे खरीदे हैं। आपसे जानना चाहती हैं आप क्या करें। देखिए, आईपीओ स्टॉक है, अभी कहीं भी बेस नहीं बना है, ऑल ओवर द प्लेस ऊपर नीचे कर रहा है। 10, 20, 50 एक दूसरे के नीचे हैं, कहीं से भी बाइंग नहीं बन रही है। बाइंग बनाने के लिए भी इसको एटलीस्ट आईपीओ बेस हाई 173 तोड़ना होगा। है तो होल्ड की भी सलाह नहीं है, सेल की भी सलाह नहीं है, क्योंकि मे बी ये रेंज के बॉटम पे है, तो यहाँ से पलटने की भी गुंजाइश है। तो आप केवल और केवल 120 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, विनीता गुप्ता का सवाल है, वो पूछती हैं एफएल के बारे में। एफएल उनके पास है 1150 में खरीदा है। वो पूछती हैं होल्ड करूं, सेल करूं, या फिर आप एवरेजिंग की सलाह भी देंगे। वेयर शुड आई एवरेज? ई पैक ड्यूरेबल में एवरेज कहाँ करूं? यानी कि दो स्टॉक्स है, एक एफएल है, दूसरा ई पैक ड्यूरेबल है, दोनों में एवरेजिंग कहाँ करनी चाहिए और आपकी सलाह क्या होगी? देखिए, एफएल में क्लियर यहाँ पे एक कप हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट बना था, जिसका फेलियर इस दिन आ चुका था। उसके बाद ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी 2028 का ट्रिगर हो चुका है। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट था 1800, जो आ चुका है। अगला टारगेट है समवेयर अराउंड 1485। 1485 रुपए आते हुए दिख रहा है। एफएल कहीं से भी बाइंग लिस्ट में नहीं होगा। एफएल में मंथली चार्ट पे ये बड़ा ब्रेकआउट आया था 1300 पे, जिसका टारगेट हुआ है और उसी की प्रॉफिट बुकिंग है। तो प्रोबेबली 1385 1400 आ जाए तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए। दूसरा इनका था अगला स्टॉक ई पैक ड्यूरेबल्स। इपैक ड्यूरेबल में भी एफआईआई होल्डिंग ठीक है, बट दैट बीइंग सेड बेहतरीन बेहतरीन बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर, बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर, बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ था 512 रुपए पे, जब यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर टूटना स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ था, पहला टारगेट तुरंत ही अचीव हो गया था 362 का। अब वीकली चार्ट का जो टारगेट है वो ये है 210 रुपए का। तो ऑल टाइम हाई से हो जाएगा आपका लगभग 60-70% का करेक्शन। एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके शो पे नहीं डिस्कस हुआ था, बट जो देख रहे हैं उनको याद होगा, उस समय चार्ट मैंने नहीं दिखाए थे, आज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इज माई ट्रिप, जो आप बोलते हैं ना बाइंग क्लाइमेक्स के बाद कि मेरे पास 5 साल का समय है, 10 साल का समय है, आपके 5 और 10 साल का समय ऐसे निकलता है।
यहाँ पे जब 22 रुपए में ये स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन आना स्टार्ट हुआ था लोअर हाई का, ब्रेक बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ था। वैसे प्राइमरी कंफर्मेशन 32 पे आ गई थी, बट हम हमेशा प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करते हैं जो यहाँ पे आई थी जून 2023 में 22 रुपए टूटने के बाद। टारगेट क्या निकला था? टारगेट निकला था आपका वीकली का ऑर्डर ब्लॉक विच वाज 7 रुपीज 11 पैसे ऑन योर वीकली चार्ट। तो हाई से कितना गिर गया? 80%। आ गया आपका बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट 7 रुपए 11 पैसा, लास्ट वीक का लो है। तो ये बाउंस बैक देख के अगर आप फंसते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए लेफ्ट पे, ये बाउंस बैक आया था, तुरंत ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर की, ये नया लो, ये इतना सा छोटा सा बाउंस था और इतनी बड़ी डाउन मूव थी। तो ये माइनर बाउंसेस प्ले करना बंद कर दीजिए बाइंग क्लाइमेक्स वाले काउंटर्स में। ये हमेशा 90% ऑफ द स्टॉक्स बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 80% गिरते हैं। तो अब एटलीस्ट लोगों को चार्ट देख के समझ में आ गया होगा कि बाइंग क्लाइमेक्स वाले काउंटर से मजाक क्यों नहीं किया जाता है, क्यों बाइंग क्लाइमेक्स सुनते ही से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और घबराहट चालू हो जाती है। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। संतराज यादव जी का सवाल है, वो पूछते हैं कि